हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। घर पर आप अच्छे होंगे। रेजिडेंशियल डीएपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आप इसको यूट्यूब डीएपीएस स्कूल स्पेस पूर्णिया पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो वहीं पर अवेलेबल है। आप वहाँ पर आए होंगे तभी तो देख रहे होंगे, है ना। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, है ना। इकोनॉमिक्स के अंदर में टोटल जो आपके जितने सारे चैप्टर्स हैं, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, है ना, तो इकोनॉमिक्स में जितने सारे आपके चैप्टर हैं उसमें से जो टोटल 4 चैप्टर्स हैं, है ना, 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, सबको पढ़ना है। जिसमें से पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, सेकंड चैप्टर है हमारा पीपल एज रिसोर्स, एंड थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और फोर्थ चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो उसमें से पहला चैप्टर हमने पिक किया है, चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर, इसके अंदर में ये जो विलेज पालनपुर है, ऐसी कोई विलेज है नहीं एक्चुअली में। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज लिया गया है आपको स्टोरी को समझाने के लिए, कहानी के माध्यम से, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। ये एनसीईआरटी का एक पहल है जो वो स्टोरी का यूज करते हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। लेकिन ये जो गांव की जो स्थिति है कमो बेस, वो भारत के गांव की स्थिति को बता रहा है ना। ऐसा नहीं कि ये जो गांव चूज किया है इन्होंने, उसकी स्टोरी को बहुत ऐसे अमेरिका का गांव बना दिया हो, अमेरिका का विलेज बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के अकॉर्डिंग, भारत में जैसे गांव की हालात होती है उसको देखते हुए ये कहानी को चुना है ताकि आप अच्छे से समझ सकें स्टोरी को पूरी तरह से, है ना। तो ये पूरी इसकी इंट्रोडक्शन थी स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। ये जो पालनपुर विलेज है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, ठीक है। और यहाँ से जो है हमको मेन इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता है उसको समझना है। प्रोडक्शन कैसे होती है, अगर इस विलेज की बात करें थोड़ी सी 1 मिनट के लिए, तो ये ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है पूरी तरह से, है ना। और यहाँ से जो है बहुत सारी सर्विसेज जो है वो चल रही है, और फार्मिंग जो है वो मेन यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज है लोगों का। तो इसमें पहले हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें एम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एम ऑफ प्रोडक्शन? टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जो भी प्रोडक्शन होती है उसका मकसद क्या होता है? मकसद उसका होता है टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। ऐसी चीजें प्रोड्यूस करना जो जिसकी हमें जरूरत हो। सपोज दैट मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे जरूरत होगी कॉपी की, पेन की, है ना, बुक्स की जरूरत होगी, तो वो चीजें को उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन की जाती है। अगर मैं एक किसान हूँ तो मुझे मशीन्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, है ना। तो वो अगर मैं एक आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, है ना, तो वो हमारी जरूरत होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो चीजें हमें जरूरत होती है, प्रोडक्शन का एम ही वही होता है कि वैसी चीजें बनाना जिस चीजों की हमें जरूरत होती है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट्स। अब हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं जो भी प्रोडक्शन होता है वो किस हिसाब से होता है, उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रोडक्शन में काम करती है। तो यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर का मकसद है आपको ये समझाना कि प्रोडक्शन होती कैसे है ना, और प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है, और भारत में जो कुछ हिस्टोरिकल चीजें हुई है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वी हैव टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1 इज लैंड, नंबर 2 इज लेबर, नंबर 3 इज फिजिकल कैपिटल। अब यहाँ पर देखिए फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट है ना। एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, है ना, और दूसरा है हमारा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल है टूल एंड मशीन्स, वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल है रॉ मटेरियल, है ना, एंड मनी इन हैंड। फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहते हैं इसको, टूल और मशीन को? देखिए, एक बार अगर इसमें आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिया टूल और मशीन्स में, है ना, करोड़ों रुपए लगा दिया, तो ऐसा नहीं कि वो आपका बस कुछ महीने के बाद वो खत्म हो जाएगा। एक बार अगर आपने बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन किया, अगर एक बार आपने मशीन खरीद लिया, तो वो आपका लंबे समय तक काम देगा, वो फिक्स्ड रहेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट भी है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है कि जब आपकी प्रोडक्शन होगी तो उस प्रोडक्शन के दौरान आपको बहुत सारी चीजें जो है सपोर्ट के लिए चाहिए होती है। जैसे अगर प्रोडक्शन हो रही है तो बीच में प्रोडक्शन लगातार होते रहने के लिए रॉ मटेरियल की काफी जरूरत होगी, और आपके हाथों में पैसे भी होना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे होना चाहिए, ताकि अगर किसी तरह का डिमांड पैसे का होता है वहां पर, है ना, तो अगर कोई ऐसी
सिचुएशन आती है तो वहां से उस पैसे से आप फाइनेंस कर सकें ताकि आपका प्रोडक्शन रुके नहीं। तो दीज आर दी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल। देखिए नॉलेज और जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो नॉलेज की मदद से हम लोग, टैलेंट की मदद से, नॉलेज की मदद से इंसान क्या करता है, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को जोड़ करके एक यूजफुल चीजें बनाता है। तो इंसान जो है, ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या है, वो एक अहम पार्ट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। अब इसमें से बारी बारी सबके बारे में इस चैप्टर के अंदर में हमको इसको पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। अब चलते हैं फर्स्ट वन है हमारा लैंड। लैंड अंडर कल्टीवेशन इफेक्ट। देखिए लैंड के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि लैंड में होता क्या है, प्रोडक्शन में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड का क्या काम है। मान लो कि आप एक स्कूल चला रहे हो, तो स्कूल के अंदर आपको एक जगह तो चाहिए ना, एक लैंड चाहिए जिस पर आपके स्कूल्स जो है वहां पर रन करेगी। मान लो कि आप क्या कर रहे हो, वर्चुअली पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन, जैसे कि मैं अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो जहां से ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा वो प्लेस तो मुझे चाहिए ना जहां पर मैं कैमरा सेटअप कर सकूं। या मान लो कि कहीं पर प्रोडक्शन हो रही है तो उसके लिए लैंड चाहिए होगा। मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग प्रोडक्शन हो रही है आपकी, तो आप क्या कर रहे हैं, क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी खेती करने के लिए आपको लैंड चाहिए। तो इस तरह से किसी भी तरह का प्रोडक्शन आप करें, है ना, उसके लिए लैंड जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो अगर हम लोग बात करें क्रॉपिंग के क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में, तो लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है ना। कल्टीवेशन के लिए लैंड जो है वो फिक्स है, एक लेवल, एक एरिया से ज्यादा आप इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आप वहां से भी देख सकते हो। मैं 1 मिनट आपको डेटा शो कर रहा हूं। आप अगर डेटा देखोगे पेज नंबर 4 पे है ना, तो ये टेबल 1.1 आप इस डेटा को गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए, है ना। 1950 में ये वाला कॉलम है और ये कल्टीवेटेड एरिया मिलियंस हेक्टेयर्स में है। 1950 का अगर हम देखें, 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर्स जो है कल्टीवेटेड एरिया था, है ना। और इसके बाद 1960 में 130, फिर 1970 में 140, 1980 में 140, 1990 में 140 और 2000 में 140, 2010 में 155 एंड 2012 में 155। तो देख रहे हैं पिछले मोर देन 50-60 ईयर्स में हम 120 से 155 तक ही बढ़ा पाए और इसके आगे फिर उतनी ज्यादा नहीं हो पाई है ना। आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन के लिए सारे फॉरेस्ट को खत्म कर देंगे, सारे सिटीज को आप क्या करेंगे, खत्म कर देंगे और फिर वहां पर फार्मिंग करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैंड पर तो और भी ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है वो और भी ज्यादा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना। देयर इज नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन अंडर कल्टीवेशन। तो कोई भी स्कोप नहीं है जिससे हम फार्म प्रोडक्शन को क्या कर सके, आगे बढ़ा सकते, है ना। तो कैसे बढ़ाएं हम फार्म प्रोडक्शन को, इतनी सारी पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है। जो आजादी के टाइम में, भारत की इंडिपेंडेंस के टाइम में 30 करोड़ पॉपुलेशन थी, आज 130 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है। और दुनिया में जहां पर पहले 4 बिलियन लोग होते थे, आज 7 बिलियन पीपल्स हैं। पिछले 60-70 सालों में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की बढ़ी है। तो कैसे हम उन सारे लोगों की पेट भर सके, कैसे हम प्रोडक्शन कर सके, कैसे हम जो एक हमेशा इशू रहता है फार्मर का इशू, फार्मर्स की लाइफ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझने की जरूरत है ना। तो कैसे किया जाए इसे, तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है ना। लैंड को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वी हैव 2 डिफरेंट वेज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। सेम पीस ऑफ लैंड में जो आपका एक जमीन का टुकड़ा है, इस पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग, नंबर 2 वी हैव मॉडर्न फार्मिंग मेथड। देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग? टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज अ मल्टीपल क्रॉपिंग। जब एक आप सिंगल फील्ड पर, सिंगल पीस ऑफ लैंड पर आप क्या कर सकते हो, एक साल के अंदर में एक से ज्यादा सीजन में आप खेती करते हो, क्रॉपिंग करते हो, तो वही आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। पहले क्या होता था, फार्मर्स जो हैं वो लैंड, वो जो है प्रकृति पर, नेचर पर डिपेंड करते थे कि बारिश होगी तो खेती होगी, है ना। तो ऐसे में क्या होता था, सिर्फ बारिश के सीजन में ही खेतियां हुआ करती थी, उसमें क्रॉपिंग हुआ करती थी। लेकिन ये जो है मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे होगी, अगर हम वेल इरिगेटेड सिस्टम, है ना, चैनल के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी से, पंपिंग सेट के द्वारा जो है खेतों में हम अगर 12 के 12 महीने, 12 मंथ जो है पूरे सालों भर अगर पानी उसमें अवेलेबल कराएं फार्मर्स को, तो वो एक साल में एक से ज्यादा फसल जो है 3-4 फसल तक वो कर सकते हैं। मसलन रबी,
इस पर एक साल के अंदर में 3-4 फसलें कर सकते हैं, जिससे वहां से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकती है और फार्मर्स की लाइफ जो है वो इंप्रूव हो सकती है। ये एक मेथड है हमारे पास। हालांकि इस मेथड के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो आगे जाके भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं, है ना, इसके वजह से क्या नुकसान हुए। नेक्स्ट भी हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या होता है, हाई वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मशीन्स। अत्याधुनिक जो सीड्स होते हैं, हाई वैरायटी सीड्स, है ना, जो ज्यादा उपज होते हैं, यील्ड ज्यादा देते हैं। यील्ड किसे कहते हैं, एक ही पीस ऑफ लैंड पर अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो तो वो आपका क्या कहलाता है, यील्ड कहलाता है, ठीक है। तो हाई वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मशीन्स का इस्तेमाल करके जब हम मॉडर्न तरीके से एकदम साइंटिफिक वे में खेती करते हैं, तो यही जो हमारी फार्मिंग मेथड होती है, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहलाती है। ओके, तो ये पूरा जो है स्टोरी था, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में था। आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसको जो है पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।